बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए जहां सुस्त और हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के आसार, सपोर्ट कहां लेगा, रिकवर होंगे या और फिसलेंगे, क्या होगी रेंज और कहां करें ट्रेड आप, ये सारे सवालों के जवाब तैयार है। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मार्केट पर इम्पैक्ट रहेगा। नतीजों की भी दौड़ अब शुरू हो रही है, तो वहां पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए आज के आपको बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं सर? अमेरिकी बाजारों से उम्मीद से बेहतर तेजी के संकेत आते हुए दिखे। एप्पल और अमेजॉन दोनों ने ही कमाल का प्रदर्शन किया और उसके चलते नैस्डैक में बड़ी तेजी बनती दिखी। 2.5% भागा है। बड़ी सेल के पहले अमेजॉन और एप्पल, चूंकि नया फोन एप्पल आईफोन 12 लॉन्च करने वाला है, उससे पहले दोनों ही स्टॉक्स में खबरों के दम पर बड़ी तेजी बनी और अमेरिकी बाजारों में मजबूती नजर आई। विप्रो के नतीजे आज सबसे अहम है, भारतीय बाजारों के लिए आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और बायबैक भी पूरी संभावना है कि बाजार बंद होने के बाद ही आता दिखे। 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई है। ब्याज पर ब्याज लगाया जाए या नहीं, इस पर हो सकता है आज फैसला भी आ जाए, नहीं तो सुनवाई तो कम से कम आज ही। संभावना है कि हम फैसले के बेहद नजदीक और उस तरफ बढ़ रहे हैं। रिटेल महंगाई दर इस बीच कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद आई। ये चौंकाने वाली है और थोड़ी परेशान करने वाली भी। 7.5% के आसपास पहुंचती हुई 8 महीनों की ऊंचाई पर रिटेल महंगाई दर है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात भारतीय बाजारों के लिए इस वक्त आपको नजर आती हुई दिखेगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो कई सारे क्यूज हैं जहां पर आप आज बाजारों को रिएक्ट करते हुए देखेंगे सर। पर कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो वैसे काफी मजबूत थे। शुरुआत भी अच्छी हुई, 12,000 का स्तर भी छुआ 8 महीने के बाद सर। पर उसके बाद जो थोड़ी मुनाफा वसूली है कि साइडवेज मूवमेंट हुआ, वहां से क्या समझे? ये जो 1200 पॉइंट की रैली हुई है, अब इसके बाद क्या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो रहा है बाजार? क्या ऐसे संकेत समझना सही रहेगा? दीप 100% प्रॉफिट बुकिंग। और कल सुबह आपको याद हो हम यही बात कर रहे थे कि देखिए 12,000 का लेवल मनोवैज्ञानिक स्तर है, 24,000 का लेवल मनोवैज्ञानिक स्तर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए बड़ा लेवल है। पुट कॉल रेशियो आपको हायर साइड पर दिख रहा है। एफआईस की खरीदारी में थोड़ा सा धीमापन आता हुआ दिख रहा है। ये सारे संकेत ऐसे थे जहां से आपको लग रहा है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हल्की प्रॉफिट बुकिंग, और वो कई बार कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, या नाम छोड़िए एक अक्षर में क्या रखा है, वो भी कल बाजार ने देखा। मुझे लगता है कि बाजार कहीं न कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि वित्त मंत्री जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलटीसीजी हटाने की बात कहेगी, और आपने कई व्हाट्सएप ग्रुप में देखा भी होगा कि एलटीसीजी हटने वाला है और उस पर दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन नाम की जगह एक अक्षर जो था जी, वित्त मंत्री जी वो लगाना भूल गई। एलटीसीजी के बजाय एलटीसी पर ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद बाजार में थोड़ा करेक्शन और बढ़ता हुआ दिखा। एनीवे, वो एक अलग चीज़ है। उम्मीद आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा और वो एक अलग चीज़ है। तो ओवरऑल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आप इससे कह सकते हैं। इस प्रॉफिट बुकिंग में भी एक अच्छी चीज़ देखिए दीप की, कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में ही बंद हुए, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी अगर लाल निशान में बंद हुआ है तो बैंक निफ्टी के लिए कोई खास चिंता की बात भी नहीं कि 135 पॉइंट नीचे बंद हो जाए। और उसकी वजह यह है कि वो बैंक निफ्टी हमेशा आपको निफ्टी के मुकाबले में बढ़ने और गिरने में आमतौर पर आगे रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी कमज़ोर है या मजबूत, इसका फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट के मोरेटोरियम वाले मामले से आ जाता है, अगर वहाँ पर फिर से सुनवाई टलती तब तो न्यूट्रल हो गया मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे जो सुनवाई होने वाली है, 12, साढ़े 12, 1 बजे अगर कभी भी ये फैसला आ जाए कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना देता है, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए आपकी चाल एकदम क्लियर हो जाएगी कि आगे बैंकों के लिए क्या कुछ इसका मतलब निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि आज मेक और ब्रेक बैंकिंग शेयरों के लिए अगर फैसला आता है तो, फैसला नहीं आता तो वही न्यूट्रल जो हम बाजार के संकेतों पर चलेंगे। दूसरा सवाल ये कि जो कल कुछ हुआ उसे बिल्कुल प्योरली भाई आप देखिए ना दीप, 10,790, ठीक है, ये आपका लेवल था 12-15 ट्रेडिंग सेशन पहले, और 10,790 राउंड फिगर में 10,800 मान लीजिए, ठीक है, 10,804 की लोएस्ट क्लोजिंग, और वहाँ से 12,025, यानी पूरे 1,200 पॉइंट आप नॉन स्टॉप बिना किसी करेक्शन के, और करेक्शन भी क्या उसमें तो मुश्किल से 2 या 3 नेगेटिव क्लोज मिला, अदरवाइज हर रोज आपको पॉजिटिव क्लोज मिल रहा है। तो ऐसे में अगर नॉन स्टॉप करेक्शन के बाद बाजार थोड़ा सा संभलता है, थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा ठहरता है और समय बिताता है, तो ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। एक तरफा तेजी, एक तरफा मंदी, दोनों ही ट्रेडर्स के लिए बड़ी घातक होती है। हाँ, अब ये किस लेवल से घूमता है वहां पर आपको अलर्ट रहना जरूरी है, और यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और यहीं पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पहला संकेत कमजोरी का
तब आएगा जब बाजार 11,790 11,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। पहला संकेत कमजोरी का। जब तक आप 11,800 होल्ड करके बैठे हैं तब तक तो आप कमजोर भी नहीं है, ये सोचिए। न्यूट्रल कब होंगे आप? 11,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे तेजी के ट्रेंड से। हल्के से 11,650 11,700 ये आपका बड़ा लेवल है दीप। 11,650 11,700 11,650 11,700 तोड़कर आप बंद होते हैं तो आपका ट्रेंड न्यूट्रल हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अदरवाइज आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो 11,800 के लेवल से आपको ये सोचना है कि क्या मुझे तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। 11,650 11,700 टूटता है तो फिर 100% तेजी की पोजीशन कम करके फिर इंतजार करना है री एंट्री का। लेकिन ओवरऑल अगर 1200 पॉइंट बढ़ने के बाद 300-400 पॉइंट का करेक्शन आ जाए तो उसमें बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं। ट्रेंड बरकरार है एक दिन की हल्की गिरावट से, और वो भी मैं तो ये कहूँगा कि निफ्टी तो ऊपर ही बंद हुआ है, गिरावट काहे की। तो एक दिन की हल्की रुकावट से बाजार के ट्रेंड नहीं बदला करते। ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, तेजी की तरफ ही है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा समय बिताने की यहाँ कोशिश करेंगे। वैसा ही हाल बैंक निफ्टी का है दीप। बैंक निफ्टी में पहला संकेत आपको कमजोरी का तब आएगा जब आप 23,050 23,150 200 की रेंज, 23,200 समझ लीजिए ब्रॉडली, इस रेंज के नीचे, यानी कि जब तक आप 23,000 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब तक आप सोचिए भी मत कमजोर हैं। देखिए 20,400 का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, और 20,400 से आप देखिए 24,200, यानी कि 4,800 पॉइंट नॉन स्टॉप बैंक निफ्टी भागा है। 4,800 पॉइंट भागकर अगर 1,200 पॉइंट 1,000 पॉइंट गिर जाता तो क्या बड़ी बात है। तो इतना सा करेक्शन तो आपको चाहिए ही, होना भी चाहिए। तो इसलिए कल की गिरावट को ऊपरी स्तरों से, गिरावट से मेरा मतलब ऊपरी स्तरों से, और आज के एसजीएक्स निफ्टी के कमजोर संकेतों को आप कंसोलिडेशन के तौर पर देखिए, समय बिताने के तौर पर देखिए, टाइम वाइज करेक्शन के तौर पर देखिए। और जब तक अहम लेवल बाजार नहीं तोड़ता बिल्कुल डरिए घबराइए मत जी। बिल्कुल अनिल जी, तो ये अहम लेवल्स आराम से होल्ड कर रहे हैं, डरने घबराने की बात नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेशन, मुनाफा वसूली तो नॉर्मल ही रहेगी। मॉरेटोरियम मामले पर भी सर सुनवाई है, वहां पर भी नजर है। और इस हफ्ते जो आईटी के बड़े नंबर्स आ रहे हैं सर, वहां पर भी एक्शन जरूर है। आज विप्रो है, इन्फोसिस के आने वाले हैं, कुछ मिड कैप आईटी के नंबर्स पर भी नजर रहेगी। किस तरह से अब अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि तेजी तो अच्छी आ गई है आईटी स्टॉक्स में नतीजों की आशा में, तो अब जैसे जैसे नतीजे आएंगे वहां पर रिएक्शन कैसा रहेगा बाजार का? डीप प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आप एक चीज देखिए, टीसीएस के रिजल्ट्स और टीसीएस के बायबैक के बाद देखिए, टीसीएस जो एक दिन बढ़ना था वो बढ़ा, और उसके बाद टीसीएस स्टेबल हो गया। पॉइंट सिंपल है कि और टीसीएस के बढ़ने के बाद बाकी सारे आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं। तो अब एक बार रिजल्ट आने के बाद, बायबैक के ऐलान के बाद आपके लिए बहुत बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाती है। और ये मार्केट ऐसा है ना, एक ही दिन में, और इनफैक्ट मैं एक दिन नहीं कहूँगा दीप, की शुरुआती 2 घंटे में ही जो कुछ भी अच्छी खबर या बुरी खबर है उसको, स्पेशली अच्छी खबर को पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये स्टॉक का यहाँ से बढ़ नहीं सकते या पूरी तरह से ब्रेक लग गया है और अब यू टर्न ही ले लेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि टीसीएस ने जो ट्रेंड सेट किया है उस ट्रेंड के मुताबिक हर स्टॉक में तेजी पहले ही बनती हुई दिख रही है। इसमें 2 चीजें ध्यान में रखिए। जब खबर आ जाए, चाहे आज विप्रो के रिजल्ट हो और बायबैक हो, तो कल हो सकता है आपको ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, या वहां पर जाकर एक लेवल पर जाकर विप्रो रुक जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आईटी शेयरों में जो है वो ये कि गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश से मेरा मतलब ये है कि जब टीसीएस और बाकी कंपनियां ये सेट कर रही कि रिजल्ट इतने मजबूत रहने हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी आईटी कंपनी नतीजे खराब देती है तो उस पर मार ज़्यादा पड़ेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको उस लिहाज से देखना है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग जैसे मुझे पूछ भी रहे थे कि क्या टीसीएस के बायबैक में अब शेयर खरीद के मुनाफा बनाया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार टीसीएस के बायबैक में वैसा रेशियो नहीं बन रहा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि जहां पर आपको क्लियर कट अच्छी कमाई दिखती हो। आप मार्केट के हिसाब से टीसीएस बढ़ सकता है, हो सकता है। एक्सेप्टेंस रेशियो, अगर सपोज आप 2 लाख से कम के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए जो एक्सेप्टेंस रेशियो है जो चाहिए वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि आप आज खरीद कर दें और आप एक अच्छा मुनाफा बनाने की उम्मीद रखें। मार्केट के साथ स्टॉक बढ़ सकता है, लेकिन ये क्योंकि सारे बायबैक्स अच्छे नतीजे प्राइस में आ रहे हैं, इसलिए खबर आने के बाद कमाने की गुंजाइश आपके लिए आईटी शेयरों में कम होती हुई दिख रही है। तो मेरा ये मानना है, अगर आईटी शेयरों में आपको ट्रेड करना है तो नतीजों के पहले, बायबैक के पहले करना है। नतीजों या बायबैक के बाद उतना मुनाफे बनने की चांस नहीं है, तब आपके पास शायद बेहतर ऑप्शंस और दिखेंगे। जी दी।
बिल्कुल, तो जो एक ये होप ट्रेड बना हुआ है, बढ़िया ट्रेड है, पर अब थोड़ा मुनाफा बुक करने का समय आ गया जहां तक आईटी का सवाल है। तो बैंक्स आईटी दोनों ही अब फोकस में रहने वाले हैं जहां तक आगे के एक्शन का सवाल है। सर, फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बताइए आज के आपको संकेत कैसे लग रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल सेटअप है, फंड्स का डेटा क्या बता रहा है सर? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर इसलिए रखें कि अमेरिका में तो तेजी उम्मीद से बेहतर हुई है, लेकिन तेजी जो हुई है दीप, वो दोनों ही कारण अपने स्टॉक स्पेसिफिक थे। जैसे अमेजोन अपनी बड़ी सेल शुरू कर रहा है इसलिए भाग गया, एप्पल अपना आईफोन 12 लॉन्च कर रहा है इसलिए भाग गया। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक खबर के दम पर तेजी है। देखिए, आपको तेजी क्या चाहिए? आपको मार्केट की ब्रॉड बेस तेजी चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बने। अगर किसी एक दिन रिलायंस 10% बढ़ जाता है और निफ्टी उसकी वजह से 100 पॉइंट, आपको 150 पॉइंट ऊपर दिखे, अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं हम, वो ठीक है, सेंटीमेंट मूड पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी आपकी एक दिन की होती है, ब्रॉडर मार्केट की तेजी ज्यादा टिकाऊ होती है। तो अमेरिकी बाजारों की तेजी अच्छी है, लेकिन आप देखिए अमेरिकी फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं और एशिया में वो उत्साह नहीं है जो अमेरिका में कल देर शाम नैस्डैक में दिखा। तो संकेत बुरे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, उम्मीद से बेहतर ही अमेरिकी बाजार बंद हुए। नेट आप इंडेक्स देखें तो आप मजबूत ही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि आपका सेंटीमेंट कल 3:30 बजे उतना मजबूत नहीं था, लेकिन नेट इंडेक्स देखेंगे तो आपको सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सिमिलरली अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है, अच्छे बंद हुए, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से उतनी तेजी नहीं, क्योंकि दो स्टॉक पकड़ के ऊपर चल पड़े और तेजी आपको दिख रही। तो इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत आज न्यूट्रल साइड पर लिखे। एफआईज के संकेत इंटरेस्टिंगली मैंने आज नेगेटिव साइड पर लिखे, जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा आपको। घरेलू फंड्स नेगेटिव, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट पॉजिटिव से मैंने न्यूट्रल किया है। पॉजिटिव भी आप रख सकते हैं, पॉजिटिव से न्यूट्रल और सेंटीमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल करने की दीप एक वजह तो ये है कि आप 12,000 के अहम लेवल के आसपास हैं, जहां पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। दूसरा, कल आपने बड़े समय बाद इंट्राडे में एक साइजेबल करेक्शन देखा। तीसरा, आपके लिए थोड़े से एफआईज के डेटा हल्के पड़ते हुए दिख रहे हैं। चौथा, कल आपको वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ उम्मीदें रही होगी, तो वो शायद कम पूरी नहीं हुई है, आपको कमी लगी होगी। पांचवा, इन्फ्लेशन के आंकड़े कल जो देर शाम आए, आमतौर पर हम इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर रिएक्शन देते नहीं है। इनफैक्ट -24% जीडीपी आई, तब भी बाजार रुके नहीं, गिरे नहीं। तो इन्फ्लेशन का क्या, लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं जो 7.25% से ज़्यादा हैं, 7.38%, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आईआईपी ग्रोथ -8% है और इन्फ्लेशन अगर 7.25% तक पहुँच रहा है, और वो भी खाने पीने की चीज़ों की वजह से, तो ये आगे चलते हुए आरबीआई की पॉलिसी को अगली बार प्रभावित कर सकता है, ये ध्यान में रखें। तो आपको याद होगा जब अभी पॉलिसी गवर्नर साहब ने पेश की, तो उन्होंने बहुत साफ कहा था कि भाई इन्फ्लेशन को लेकर वो कंफर्टेबल हैं, मार्च तक वो बढ़ते हुए नहीं देख रहे, लेकिन अगर इसी महीने के इन्फ्लेशन के आंकड़े 7.25% के पार निकलते हैं तो सेंटीमेंट के लिहाज से ये बहुत अच्छा नहीं है, और इसलिए मैंने आज सेंटीमेंट को न्यूट्रल लिखा है। ये सेंटीमेंट न्यूट्रल मार्केट के आंकड़ों से नहीं है, बाहर की खबरों से। ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे, और सेंटीमेंट के लिहाज से एक और चीज़ जो कल एक और चीन के साथ सीमा विवाद पर जो बैठक हुई है, वो फिर से बेनतीजा भी रही है। अभी फिर से बातचीत होगी, आगे चलते हुए कब होगी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सेंटीमेंट के लिहाज से सावधानी के हिसाब से या फिर अलर्ट रख रही है, न खराब है न बहुत अच्छा है, सेंटीमेंट आपका न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव है दीप, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं जी। ओके, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, कोई चिंता का विषय नहीं है, पर आगे के जो ट्रिगर्स हैं वहां पर नजर रखते हैं। फिर रेंज क्या निकल कर आ रही है सर, किन लेवल्स पर आज इंडेक्स का मूवमेंट देखते हैं? निफ्टी की तो सेम ही है दीप, जो पहले बताया वही है, कल वाली 11,800 11,850 आपके लिए सपोर्ट लेवल है। फिसल उसके नीचे जाने नहीं चाहिए, अगर जाएं तो हैंडी रखिए एक और रेंज 11,725 11,775 मजबूत सपोर्ट जोन, 11,975 12,025 ऊपरी रेंज है निफ्टी की, इसके पार निकलने नहीं चाहिए, निकले तो फिर 12,100 12,150 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी की 23,450 23,550 छोटी रेंज है, जहां पर सपोर्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके नीचे फिसले, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी तरह के अगर फैसले के बाद, तो 23,075 23,200 मजबूत सपोर्ट जोन है, और मुझे लगता है इस रेंज में बैंक निफ्टी आए तो डेफिनेटली वापस खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 23,900 24,050 ये ऊपरी रेंज है जिस पर फोकस कीजिए। इसके पार निकले तो 24,200, कल आप देखिए 24,175 का हायर लेवल दिया था, 24,190 से बाजार घुमाए, 24,200 के ऊपर निकल कर टिके
तो फिर अब बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनेगी और तब सीधा आपके लिए 24,450 और 24,550 की रेंज जो आएगी, 24,450 24,550 ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन के तौर पर आएगा। 24,450 से 24,550 की रेंज में आपको बेचना है, ये ध्यान रखिए। अगर 24,200 पार होता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंकों के इंटरेस्ट में नहीं होता तो फिर आपके लिए 24,200 को पार करना भी मुश्किल है। अदरवाइज अगर पार हो जाए तो 24,450 24,550 की रेंज में मजबूती से आप बिकवाली कर सकते हैं। आज की छोटी रेंज दे दूं दीप, 11,850 11,975 दिन का छोटा रेंज है। 11,800 से 12,025 मीडियम रेंज मानकर चलिए आज के लिए, और बड़ी रेंज 11,750 से 12,100 की निकल कर आती है। ज़्यादा संभावना है कि आप मीडियम रेंज से ही काम चला लेंगे। बैंक निफ्टी 23,550 23,850 आज की छोटी रेंज है। 23,450 23,950 मीडियम रेंज है। अगर इसी रेंज में रुक जाएं तो बढ़िया है, लेकिन एक बड़ी रेंज सुप्रीम कोर्ट के मॉरिटोरियम वाले मामले को देखते हुए 23,200 से लेकर 24,175 24,200 मान ले, 23,200 24,200 ये 1000 पॉइंट की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। और उसके साथ ही ये एफआईज की नेट लॉन्ग थोड़ी सी घट कर आई है 72%। हाँ, जो सेंटीमेंट न्यूट्रल की बात जो हम कर रहे थे दीप, उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़िए, 72% तक एफआईज की नेट लॉन्ग पहुंच चुकी है। आमतौर पर 75% के ऊपर वो आमतौर पर जाते नहीं हैं, और इसलिए कल हम एक पॉइंट ये भी कह रहे थे कि एफआईज ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुके, तो अब 12,000 के लेवल पर खरीदेंगे क्या? तो कल उन्होंने अपनी नेट लॉन्ग थोड़ी सी 3% से घटाई है। पुट कॉल रेशियो घटकर आया 160 से 140, ये अच्छा हुआ है, ये कंफर्टेबल है। लेकिन विक्स उसके सामने बढ़कर आया है 4%, तो जो थोड़ी सी वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ने की तरफ संकेत दे रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़े ऊपरी स्तरों पर एक कंसोलिडेशन के संकेत जरूर आ रहे हैं अगर आप डेटा विस्तार से समझे तो। इस डेटा के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे सर, पर उससे पहले जरा बता दीजिए कि पोजीशंस का क्या करना है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,790 स्टॉप लॉस रखिए आप इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर भी, और इंट्राडे में जिसको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 11,850 का भी रख सकता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस 11,790 का रखना चाहिए। बैंक निफ्टी पर 23,450 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिनको छोटा रखना है 23,550 का इंट्राडे में रख लें। कल का लो टूटे, बेसिकली कल का लो टूटे तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स को, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 11,790 और 23,450 ये आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 12,025 कल का हाई का स्टॉप लॉस रखिए, और बैंक निफ्टी पर 24,200 कल के हाई का स्टॉप लॉस ये रखिए। कि शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है। अब 24,200 आपको दूर दिख रहा होगा, तो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 23,850 का भी रख सकते हैं। कल के जहां हम क्लोज हुए हैं 23,712, उससे 150 पॉइंट ऊपर 23,850 का रख लीजिए या 23,900 का रख लीजिए। अपने अपने रिस्क के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सिंपल। जी ओके, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की सलाह। थोड़ा रिस्क के हिसाब से ही आज पोजीशंस बनाएं। सॉरी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस की सलाह। नई पोजीशंस के लिए फिर क्या करना चाहिए सर? निफ्टी खरीदे 11,800 11,850 की रेंज में आता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 11,725 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 11,900 925 12,000 12,025, और ये आपके 4 लेवल है जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। बेचना चाहिए दो तरीके हैं, या तो आप 12,000 के आसपास का इंतजार करें, अगर मौका मिले तो वहां बेचना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जो भी आप बेचें 12,025 आपका वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस यही रखना है, 12,025 के पार आपको शॉर्ट नहीं रहना है। कल का हाई पार करने के बाद शॉर्ट मत लीजिए। 12,025 का स्टॉप लॉस है। 11,875 11,850 11,800 11,775 ये 4 लेवल है जिनके लिए निफ्टी में आप कर सकते हैं बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। एक 23,450 23,550 थोड़ी रिस्की जोन है, लेकिन मुझे लगता है एक चांस लेना चाहिए यहाँ खरीदारी करने का दीप। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो होगा 23,400 का स्टॉप लॉस। 23,400 पक्का लगाना है, क्योंकि देखिए 23,450 के नीचे गया ना तो दीप फिर सीधा 23,200 है, 250 पॉइंट नॉन स्टॉप है। वो रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए आप सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क रखें। 23,450 23,550 की रेंज में लेते हैं तो 23,400 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, वो लगाकर खरीदिए। 23,700 23,850 23,950 और 24,050 ये 4 टारगेट आपके लिए होंगे बैंक निफ्टी के अगर आप खरीदारी करते तो। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करने में एक ही समस्या है, शॉर्ट करने के लिए लेवल बहुत ऊपर के दिख रहे हैं।
24,000 24,200 कल आपको याद होगा, कल हमने यही रेंज दी थी कि यहाँ पर आप पक्का शॉर्ट कीजिए 24,050 से 24,200 की रेंज में, और एग्जैक्टली वहीं पर टॉप बनाकर बैंक निफ्टी घुमा है। आज भी बेचने के लिए रेंज तो वही है, लेकिन वो रेंज अगर आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पहले तो आने से रही। तो ऐसे में 23,950 24,050 ये एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वो बेच सकते हैं, लेकिन आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,200 का। 24,200 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है, ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, गांठ मान लीजिए। न 12,025 के ऊपर निफ्टी में शॉर्ट रहना है, न 24,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में शॉर्ट रहना है, क्योंकि 12,025 के ऊपर निफ्टी आपको 100-150 पॉइंट बढ़ा देगा, 24,200 के ऊपर 250-300 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं रहना, यह ध्यान रखिए। अगर लेकिन शॉर्ट करने की जो रेंज है 23,950 24,050 है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,200 का है, और नीचे की तरफ 23,850 23,725 23,550 23,450 ये 4 ट्रेड लेवल्स हैं जिनके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पोजीशंस बनाने की सलाह, जिस तरह से आज का सेटअप लग रहा है। वायदा कारोबार में अब 6 स्टॉक्स बैन में है। फ्रेश एंट्री हुई है कैनरा बैंक और सेल स्टील अथॉरिटी की, पर एग्जिट हुई है वेदांता की। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा आज वेदांता पर क्या मूव्स आती हैं कल की 20% की गिरावट के बाद। और आइडिया, बीएचईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसपीएल ऑलरेडी बैन में है। सर, डेटा थोड़ा विस्तार में समझाइए। एफआईएस क्यूज को, हम एफआईआई का डेटा हमने देखा है पॉजिटिव से न्यूट्रल से अब नेगेटिव हो गया है, कितनी चिंता यहां पर है? और वायदा कारोबार का अभी भी न्यूट्रल है, वहां से क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं वो डेटा बताऊं दीप, उससे पहले जो आपने कहा वेदांता आज बैन से बाहर आ गया, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेदांता के लिए टेस्ट केस है कि क्या वो 87 रुपये 40 पैसे का जो फ्लोर प्राइस था वहाँ पर रुक पाता है, वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आता है, क्योंकि वेदांता को लेकर दो बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अब मार्केट में। एक वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वेदांता की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है और इस वजह से डीलिस्ट नहीं हुआ और लोगों ने शेयर टेंडर नहीं किए, इंस्टीट्यूशन ने नहीं किए, और जिन्होंने किए उन्होंने ऊंचे दाम मांगे, तो फिर वेदांता का भाव ऊपर होना चाहिए और खरीदना चाहिए। दूसरी तरफ एक वो स्ट्रॉन्ग व्यू वाले लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि डीलिस्टिंग नहीं होने से कंपनी के लिए आगे चलते हुए मुश्किलें बढ़ेगी, कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, किस तरह से कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग या फिर कर्ज का चुकाना आगे किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू आ रहा है। ऐसे में मैं ये देखना चाहता हूँ कि वेदांता किन लेवल के आसपास सेटल होता है, कौन भारी पड़ता है। और इसीलिए आपको याद होगा कल हम यही कह रहे थे कि 90 से 95 रुपये की रेंज में स्टॉक सेटल होना चाहिए, और एग्जैक्टली वहीं पर जाकर सेटल हुआ है। लेकिन आज से फ्री ट्रेड होगा। अब तक कल जो हुआ वो तो दीप ये था कि जिन लोगों की एफएनओ में पोजीशन थी उन्होंने खाली अपनी पोजीशन खत्म की है, शॉर्ट्स नए नहीं हुए, लॉन्ग्स नए नहीं हुए। लेकिन अब आज से जो होगा वो फ्री ट्रेड होता हुआ दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, वेदांता के शेयर जिन लोगों ने डीलिस्टिंग ऑफर में टेंडर किए उन्हें काफ़ी लोगों को कल शेयर मिल गए होंगे, बाकी लोगों की संभावना है कि आज शेयर आपके आ जाने चाहिए। तो अब जिन लोगों के शेयर आज कल में आ रहे हैं वो लोग भी हो सकता है अगर बेचना चाहें तो अब बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मुझे लगता है 1-2 दिन और देखना चाहिए कि वेदांता क्या हो रहा है। मेरा बहुत साफ मानना है, मैं कल की बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप आराम से यहाँ पर डिसीजन लें, कोई हड़बड़ी ना करें। जो लोग ये सोचें कि ये भाव में तुरंत बेचकर निकल जाना है, वापस मौका नहीं मिलेगा, शायद वो गलत है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भाव में तुरंत ले लो, वापस मौका नहीं मिलेगा खरीदने का, वो भी गलत है। वेदांता का स्टॉक आने वाले दिनों में आपको दोनों तरफ गलत साबित कर सकता है, इसलिए आपको जो भी ट्रेड लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। तो आराम से स्टॉक को सेटल होने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 रुपये ऊपर या 10 रुपये नीचे, लेकिन बेहतर है कि कोई गलत ट्रेड लेने से आप संभल कर लें। और अब चूंकि वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया है तो अब स्टॉक ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सही प्राइसिंग आपको दिखा पाएगा, इसलिए हड़बड़ी ना करें। जहाँ तक डेटा का सवाल है, 615 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईज ने की है तो आंकड़ा ठीक है, लेकिन बाकी आंकड़े एफआईज के बेहद खराब है। 708 करोड़ के इंडेक्स बेचे और इंडेक्स में दीप ज़्यादा करके उन्होंने तेजी की पोजीशन कम की है। इसका मतलब क्या है? 12,000 की निफ्टी के लेवल पर, इसका मतलब ये है कि एफआईज इसी लेवल का इंतजार कर रहे थे कि बस आ गया 12,000, बेच कर निकलें, चलिए बिकवाली करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है, और साथ ही कुछ हद तक तो उन्होंने अपनी शॉर्ट्स भी बनाई, शॉर्ट कम बनाई है लेकिन तेजी की पोजीशन ज़्यादा की है कम। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ से अपसाइड उन्हें लिमिटेड नजर आ रही है, पहली बात। 947 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, 600 करोड़ के खरीदे हैं कैश में, लेकिन फ्यूचर्स 947। इसलिए अगर आप इंडेक्स को मिलाकर देखें, इंडेक्स 700 करोड़ का बेचा है,
250 करोड़ के नेट स्टॉक बेचे हैं तो फिर आपके लिए एफआईज के डेटा नेगेटिव हो जाते हैं। और अगर इसमें और कोई कमी है तो 1217 करोड़ के ऑप्शंस भी एफआईज ने बेचे हैं। तो इन सबको देखते हुए एफआईज के डेटा मैंने बड़े दिनों बाद नेगेटिव साइड पर रखे हैं। ये एक ही दिन के, चाहे तो हम एक आध दिन और देख सकते हैं, लेकिन डेटा थोड़े कल हमें थोड़े कमजोरी के संकेत दे रहे थे और आज जो हम डेटा पढ़ रहे हैं वो वाकई में कमजोर है। घरेलू फंड्स अभी भी खरीदने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। 1029 करोड़ की बड़ी बिकवाली उनकी तरफ से फिर से होती हुई दिखे। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए डेटा का विश्लेषण और किस तरह से एफआई डेटा अब थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। वायदा कारोबार से क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं सर? देखिए दीप, पहली चीज़ तो है कि ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव हुआ नहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सिर्फ एक चीज़ दिखी है कि चूंकि एफआई ने अपनी तेजी की पोजीशन कम की है, इसलिए 72% से उनकी नेट लॉन्ग पोजीशन 69% आई है। 11,900 आपके लिए आज मेक और ब्रेक लेवल है। 11,900 के नीचे है आप कमजोरी थोड़ी फील कर सकते हैं। 11,900 के ऊपर है तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि दोनों ही पुट और कॉल, मजे की बात देखिए दीप, 11,900 के पुट और कॉल दोनों में 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, एकदम बराबरी का। तो तेजी और मंदी करने वालों ने एकदम बैलेंस बना रखा है 11,900 पर। 11,900 के नीचे फिसले तो 11,800 अहम सपोर्ट है, 20 लाख शेयर पुट में है। 11,900 के ऊपर टिके रहे तो 12,000 अगला रुकावट का लेवल है, वहाँ 28 लाख शेयर है। लेकिन हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो कल के सेशन में वायदा कारोबार में दिख रहा है वो दीप, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और वो हुई है 12,000 के लेवल पर, 12 लाख शेयरों की। इसका मतलब क्लियर कट है कि कल मार्केट ने ये मन बना लिया कि 12,000 12,025 नियर टर्म एक बार की टॉप बन चुका है और इसके पार हम नहीं जाएंगे वहाँ पर जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई। इसके दो मतलब है। पहला तो ये है कि आप 12,000 12,025 को हायर रेंज मानकर चलें, पार नहीं होगा और उस लिहाज से आप शॉर्ट कर सकते हैं, अपनी तेजी की पोजीशन उन लेवल के आसपास कम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर सब लोग ये मान रहे हैं कि 12,000 12,025 वो लेवल है जो पार नहीं होगा, ये पार हुआ तो फिर स्प्रिंग की तरफ बाजार वापस से कूदेगा, क्योंकि ट्रेंड मजबूती का है। तो अल्टीमेटली आज आपको ऊपर की तरफ 12,000 12,025 के लेवल पर नजर रखनी है, क्या वो लेवल पार होता है नहीं। एक बार की उस लेवल के आसपास आता है तो डेटा ये कह रहा है कि 12,000 के आसपास 11,975 से 12,025 की रेंज में प्रॉफिट बुक करिए, तेजी की पोजीशन हल्की करिए, नीचे वापस से एंट्री करिए। जो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि ऊपर में आपको नहीं लेना, नीचे मौका देगा, आराम से मौका दिया। आज भी अगर बाजार ऊपर आता है एक बार हल्का करिए, वापस से नीचे में एंट्री करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्रेसिव मंदी करिए, कुछ भी ट्रेड नहीं बदला है, लेकिन रेंज में बाजार रहेगा और इस रेंज को आपको ट्रेड करने के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आना चाहिए। और सिंपल ये 12,025 तक आप बेचते हैं, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का लगा लीजिए, इससे ज़्यादा रिस्क ही नहीं है। तो वो रिस्क आप बिल्कुल मिनिमम रखें और उस हिसाब से ट्रेड कर लें। ये होगी आपकी बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे जाएगा तो ही अब फ्रेश कमजोरी है। 23,450 23,500 मजबूत सपोर्ट है, या यूं कह दूं कि आज को जो सपोर्ट रेंज मैंने दी है 23,550 से 23,450 से 550 और दीप, उसकी वजह ये 23,500 पे 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में और वो हाईएस्ट भी है। तो इतना आसानी से वो जाने वाला नहीं। तो मेरे हिसाब से एक बार की बैंक निफ्टी में वहां पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए। अगर 23,450 23,500 आता तो लेना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ भी छोटा रखेंगे, 50 पॉइंट का सिर्फ। जैसे निफ्टी में बेचने में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, वैसे ही बैंक निफ्टी में खरीदने में 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाना है। 23,400 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। 24,000 के पार निकलेंगे तो अब फ्रेश तेजी बढ़िया वाली होगी, और वो इसलिए कि 24,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11 लाख शेयरों का। और सबसे मजे की बात यह दीप कि कल 24,000 के कॉल ऑप्शन पे बैंक निफ्टी में 5 लाख शेयर जुड़े हैं। तो जिस तरह से 12,000 पर कॉल और राइटिंग हुई है निफ्टी में, वैसे ही 24,000 पर कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के लिए कंजेशन जोन 24,000 24,200 परफेक्ट सेल जोन है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही इस रेंज के बाहर निकाल सकता है। अदरवाइज ब्रॉडली ये दिखा रहा है 23,450 23,550 रुकावट, सपोर्ट, और 24,000 24,200 रुकावट का लेवल। ये है आपके लिए आज के सारे आंकड़े। जी दीप। बिल्कुल, तो एक क्लियर रेंज अब आपको आती हुई दिख रही है जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है। देखते हैं कि इन दोनों रेंज को मार्केट्स रिस्पेक्ट करती हैं, इसके बाहर मूवमेंट आते हुए दिखेगा। इवेंट पैक डे है, कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। चलिए हमारी रिसर्च टीम के साथ भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। वरुण, कुशल और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, ट्रिगर्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट आज विप्रो के नतीजे आने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बायबैक के लिए बोर्ड की बैठक है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट आज हो नहीं सकता। इसके अलावा कैश मार्केट में कर्नाटका बैंक और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के भी नतीजे आने वाले हैं, तो ये स्टॉक्स भी अपने रडार पे होने चाहिए। फेडरल मोगल, इस कंपनी का ओएफएस खुला है, कल नॉन रिटेल के लिए खुला था याद रखिए, और केवल 4.5 गुना ओएफएस भरा है।
आज ये रिटेल के लिए खुलने वाला है और रिटेल जो प्राइस रखा गया है 342 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया है। तो याद रखिए ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। EIH का आज जो राइट इशू है वो बंद होने वाला है। 350 करोड़ का राइट इशू है, 65 रुपीज़ प्रति शेयर का होने वाला है। 350 करोड़ का राइट इशू है, 65 रुपीज़ प्रति शेयर का प्राइस रखा गया है। तो ये काउंटर भी आपके रडार पे होना चाहिए। SRF इस कंपनी ने QIP बुक लॉन्च कर दी है, 750 करोड़ जुटाने वाले हैं QIP से। और जो QIP का फ्लोर प्राइस रखा गया है वो करंट मार्केट प्राइस से 4.5% नीचे है। 4168 का QIP का फ्लोर प्राइस रखा गया है। सिप्ला इस कंपनी के लिए खराब खबर है क्योंकि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है एवेन्यू थेराप्यूटिक्स। इनको US FDA से एक रिस्पॉन्स लेटर मिला है और एक दवा के लिए इन्होंने मंजूरी मांगी थी। वो मंजूरी दरअसल इस कंपनी को नहीं मिली है, तो वो एक दिक्कत की बात है सिप्ला के लिए। तो ये स्टॉक आज थोड़ा दबाव में रह सकता है। ओके, तो कुछ स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी है। और सिप्ला तो कल हमने एंड में एक्शन में भी देखा था, देखते हैं आज इस खबर पर क्या रिएक्शन आता है स्टॉक पर। कुशल भी हमारे साथ हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में? गुड मॉर्निंग दीपांशु। लक्ष्मी विलास बैंक पर आज नजर रखिए। इनफैक्ट 15 अक्टूबर को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। राइट्स इश्यू और QIP या फिर QIP के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाने की इनकी योजना है। तो देखना होगा कि वहां पर से कैसे नतीजे निकल कर आते हैं। साथ ही रानी ब्रेक लाइनिंग, यहां पर 15 अक्टूबर को इनकी बाईबैक को लेकर बोर्ड बैठक होनी है। तो वहां पर क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं वो हमें देखना होगा। साथ ही टेलीकॉम स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे क्योंकि जुलाई महीने के ट्राई ने आंकड़े इशू किए हैं जिसमें एयरटेल जो है ऑलमोस्ट 32.6 लाख ग्राहक ये जोड़ते हुए नजर आए थे। पिछले महीने ऑलमोस्ट 11.3 लाख ग्राहक जो है इनके टूटे थे। साथ ही जियो लगातार दूसरे महीने जो है ये अपने ग्राहकों में वृद्धि करते हुए दिखे हैं। 35.5 लाख नए ग्राहक ये जोड़ते हुए दिखे हैं। और साथ ही वोडाफोन आइडिया को अगर देखें तो यहां पर आपको कटौती नजर आई है। 37.3 लाख ग्राहक जो है वो इन्होंने गंवाए हैं। साथ ही ADF फूड्स यहां पर नजर रखिए क्योंकि आशीष कचोलिया जो दिग्गज निवेशक है सितंबर तिमाही में उन्होंने 1.14% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा DFM फूड्स में भी इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो 2% से बढ़ाकर 2.84% की है। साथ ही शक्ति पंप्स यहां पर इन्वेस्टर AF होल्डिंग्स ने ऑलमोस्ट अपनी 2.6% हिस्सेदारी बेची है और अब जो नई हिस्सेदारी है वो 6.3% हो गई है। और अंत में एक बल्क डील है UTI AMC पर। एडलवाइस ऑल्टरनेट इक्विटी स्कीम ने 9.18 लाख शेयर्स जो है वो 515 रुपए 56 पैसे के प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए हैं। ओके, तो कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, HNI एक्शन हुआ है ADF DFM में, वहां नजर रखिए। और कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर जेफरीज की रिपोर्ट से करते हैं। इनिशिएट किए हैं इन्होंने कवरेज डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य 12,600 के दे रहे हैं। बेहतरीन इंडस्ट्री ग्रोथ का मौका है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में अगले 5 साल में सालाना 47% की बढ़त की उम्मीद ये लगाकर चल रहे हैं। FY 2023 के बीच आय और मुनाफे में सालाना 33% और 41% बढ़त का भी अनुमान है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट है। सेक्टर आउटलुक में सुधार ये देख रहे हैं और कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिस पर ये अपना आउटलुक बता रहे हैं। अल्ट्राटेक से शुरुआत करेंगे। रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 5,150 के। वहीं रैमको सीमेंट रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की राय, लक्ष्य यहां पर 900 के इन्होंने दिए हैं। श्री सीमेंट पर अंडर परफॉर्म रेटिंग से अपग्रेड करके होल्ड रेटिंग दी है। लक्ष्य 23,000 के दे रहे हैं। कल की क्लोजिंग 20,950 की रही। वहीं ACC खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 1,900 के हैं। और अंबुजा में खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य इन्होंने 300 के दिए हैं। अंत में LNT पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली और साथ ही जेफरीज की मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 1,211 के। सब्सिडरी के मुकाबले कंपनी का प्रदर्शन इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और अब तक के सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी का कोर कामकाज है इनके हिसाब से। जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय LNT पर। लक्ष्य 1,280 के। मार्केट शेयर में बढ़त है और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में तंगी के बावजूद भी कंपनी का ग्रोथ कायम है। इनका कहना है कि कैश फ्लो में बढ़त आगे भी मुमकिन है।
तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन दिखने वाला है, इन पर करेंगे फोकस। लेकिन फोकस करते हैं नतीजों के सीजन पर। भले नतीजे अभी तक फुल फ्लेज शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी नतीजे आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है और उनका पूरा विश्लेषण है तैयार आपके लिए वरिंदर बंसल के द्वारा। स्वागत करते हैं उनका। तो पूरी तरह से ढेर सारे नतीजे आते हुए दिखे और एक के बाद एक वरिंदर उन्हें कवर करें। उससे पहले ये समझ लीजिए कि यह हफ्ता वार्म अप सेशन चल रहा है, तो शुरुआत कर लीजिए। थोड़े ही हैं लेकिन हैं बड़े काम के। वरिंदर बताइए, आज आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं जिनके नतीजों का विश्लेषण किया है आपने? गुड मॉर्निंग सर एंड टू ऑल व्यूअर्स। शेल्बी लिमिटेड के नंबर्स आए थे सर। मेरे हिसाब से अच्छे गुड सेट ऑफ नंबर्स हैं। हालांकि सेल्स 8% नीचे थी, पर एबिटा 5% ऊपर था और प्रॉफिट 90% ऊपर था। प्रॉफिट इतना इसलिए बढ़ा बिकॉज टैक्स एक्सपेंसेस में थोड़ी सी फेरबदल थी। लास्ट वाले बुक किए थे, इस वाले कम थे, तो इसलिए प्रॉफिट का बूस्ट 90% हुआ कंपेयर टू एबिटा, तो वो अच्छा था। बट सर हॉस्पिटल या होटल कंपनीज में सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि कितना उनका बेड रेशियो है जो ऑक्यूपाई हुआ था, और उनको आरपूस मतलब एक ही बेड से या एक ही कमरे से कितने उनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इस बार उन्होंने रिकॉर्ड एबिटा किया 28%, बट बेड ऑक्यूपेंसी 41% थी कंपेयर टू 39%, और आरपूस जो हम बोलते हैं कि एक बेड से कितना रेवेन्यू आया, वो 24,800 कंपेयर टू 21,800 इतना इंप्रूव हुआ। तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट जो की मैट्रिक्स में है वो वहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। द रीजन मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज अभी भी सर ये स्टॉक कुछ 1.4 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत महंगा नहीं है। ऑफकोर्स ये रीजनल हॉस्पिटल चेन है, तो अगर आप रीजनल हॉस्पिटल चेन देखेंगे जैसे कवई मेडिकल, वो 2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो इट्स वेरी रीजनेबल कंपेयर टू व्हाट अदर रीजनल हॉस्पिटल कंपनीज आर ट्रेडिंग एट। स्टॉक अभी भी 20% कम है अपने 52 हाई से, सो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। जीएनए एक्सेल सर, आई नो कि हाँ इसके नंबर्स आगे थे कल मार्केट आज में, बट अगर थोड़ा सा नंबर्स पे थोड़ा सा और देखा जाए तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स कंपनी है। सेल्स नीचे था, वाई ऑन वाई देखेंगे तो नंबर्स आपको ठीक दिखेंगे, बट देयर इज अ शार्प इंप्रूवमेंट व्हिच हैज कम ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर वाज वेरी बैड फॉर ऑल द ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, तो इसके मार्जिन इस बार 19% आया कंपेयर टू 16% वाई ऑन वाई, बट 7% से 19% गए हैं। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इनका बहुत कम हो गया, इसलिए इनको ये बड़ा मिला है। सर दिस इज अ वेरी डिसेंट कंपनी। नेट कैश फ्लो ऑपरेशंस फ्रॉम ऑपरेशंस वाज स्टेबल दिस टाइम। अभी भी ये 1.1 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 17-18 टाइम प्राइस अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, 14% ROC है, सो अगेन नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अच्छे टाइम में जब 2017-18 का टाइम था सर, ये 30 टाइम पे ट्रेड किया हुआ है, सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपनी। सो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम जीएनए एक्सेल, बट एज आई सेड वो मार्केट आज में आ गया था, सो मे बी स्टॉक प्राइस का रिएक्शन हो चुका है, बट शैल बी रिपोर्टेड सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स बिकॉज ऑफ द की KSM इंडिकेटर्स ऑफ आरपूस या बेड ऑक्यूपेंसी, वो इन डिटेल अच्छी थी इन दोनों इस कंपनी की। बिल्कुल। वरिंदर, एक चीज़ के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और मैं काफ़ी ट्विटर पे मैसेज भी पढ़ रहा था। कल आपने एक नतीजे का विश्लेषण किया था, BEPL बंसाली इंजीनियरिंग, जो ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे बहुत ही बेहतर दिख रहे थे, मजबूत दिख रहे थे, लेकिन आप अकेले थे जो कहने वाले कि नहीं, सिर्फ नतीजे मत देखिए, पिछले 3-5 साल की बैलेंस शीट भी देखिए, डेटा देखिए, सब कुछ देखने के बाद डिसीजन लीजिए। और वो स्टॉक जिस तरह से ऊपरी स्तरों से गिरकर नीचे बंद हुआ है, एकदम सही और सटीक विश्लेषण। और यही वजह है कि आपको नतीजे देखने के वक्त ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ना देखें, रिजल्ट के साथ साथ पुराने डेटा, बैलेंस शीट, ट्रैक रिकॉर्ड। मुझे एक चीज़ बताइए, ये सब करने का वक्त कैसे मिल जाता है? मतलब यहाँ तो रिजल्ट देखने में भी ऐसा लगता है फटाफट देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आप ये 5-5 साल के डेटा कहाँ से निकाल लेते हैं? सर आई थिंक ये ना एक्चुअली डेटा सब होता है, देखना किसको होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई थिंक ये आपका और मेरा बात भी हुआ था। आई थिंक जो आपने एक अच्छा डायरेक्शन भी दिखाया कि इस बार रिजल्ट सीजन में हम लोग सब कवर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट 3-4 कंपनीज करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि थोड़ी गहराई में देखें जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बिकॉज वो एक दिन का बिकॉज सम ऑफ द कंपनीज वो इतने अच्छे नंबर देते हैं सर कि आपका पैसा एक दिन नहीं बनता, आपका पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए बन सकता है। सो हमने देखा है लास्ट टाइम API में क्या हुआ था, वो ग्रैन्यूल्स, लॉरेस, सोलारा नंबर आने के बाद भी, एक दिन के बाद भी स्टॉक्स आर स्टिल अप बाय 50-60-70%, राइट? सो आई थिंक उसमें आपका भी उतना ही हाथ है सर कि लेट्स फोकस दिस टाइम इनटू अ ब्रिलियंट रिजल्ट सीजन, जहाँ पे हम वो 3-4 कंपनीज लें और थोड़ा सा इन डेप्थ कवर करें।
बिल्कुल, इसे कहते हैं क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि सिर्फ पढ़ देना वो ज़रूरी नहीं है। विश्लेषण उसी को कहा जाता है जो आपको डिटेल में करने को मिले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही करने की कोशिश हमारी आपके लिए होती दिख रही है। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो नतीजे कम हैं, लेकिन जब नतीजे बढ़ जाएंगे, लंबी लिस्ट होगी, तब वाकई में सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन से रिजल्ट्स छोड़े जाएं, कौन से लिए जाए। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हमारे बाकी तमाम एक्सपर्ट से। पिक ऑफ द डे का वक्त है। किरण जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी, सुप्रभात। देखिए, बेचने की सलाह होगी। एमजीएल, आईजीएल, ये दोनों के काउंटर्स काफी वीक देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि एमजीएल को बेच के चलना चाहिए। 817 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको आते दिनों में 760 के टारगेट देखने को मिलेंगे। आज नहीं, पर अगले 4-5 दिन अगर देते हैं तो 760 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। इसने एक छोटे चार्ट पैटर्न पे एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न किया है, जो कि काफी नेगेटिव हो जाता है। ओके, ये है आपके लिए एमजीएल में बिकवाली करने की राय। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, आप भी कुछ बेचना चाहते हैं? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। नहीं, हमने आईजीएल तो कल ड्यूरिंग द डे बेचा था, और मैं किरण जी के साथ हूँ। आईजीएल एमजीएल दोनों वीक लग रहे हैं, लेकिन मैं बाय करना चाहता हूँ एसआरएफ को। कल इसमें एक ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज के दिन में इसमें मूव कंटिन्यू हो सकती है। 4373 का क्लोज है, 4315 का मेरा स्टॉप लॉस है, 4475 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। लेकिन वागले साहब, इसमें मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि कोई थोड़ा नीचे का लेवल बता सकते हैं जहां एंट्री की जाए, क्योंकि इन्होंने क्यूआईपी लॉन्च किया है और क्यूआईपी की प्राइस जो रखी है वो 4170 है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है। ज़्यादा आए ना है, लेकिन थोड़ा तो आ ही सकता है इसके मुकाबले में। तो उस हिसाब से बढ़िया एंट्री पॉइंट क्या होगा? अनिल जी, ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं ये आज के हिसाब से दिए हैं। अगर आपको आपके हिसाब से अगर ये जो न्यूज़ है उसके वजह से नीचे खुलता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। पोजिशनली फिर आपका 4300 के आसपास ही बाय करना है, 4250 4260 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है ये स्टॉक पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। 4600 तक का मैं पोजिशनल टारगेट इसमें देख रहा हूँ, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का। ठीक बात, परफेक्ट। तो आज इंतजार करें, नीचे खुले 4315 जहां स्टॉप लॉस दे रहे हैं वागले साहब, वहां पर नजर रखें। तो उनके आसपास 4300 के आसपास खरीदने का सोच भी सकते हैं आप। तो थोड़ा सा एक बार नीचे खुल सकता है क्यूआईपी की वजह से, बाद में मजबूत है स्टॉक तो शायद बढ़ भी जाए वापस, कोई दिक्कत की बात नहीं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे है मेरा और कुणाल जी का एकदम ज्वाइंट पिक ऑफ द डे है, और खरीदारी की राय है सिप्ला में। सिप्ला में देखें तो टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया, और टेक्निकल पैटर्न ये दर्शाता है कि हर वीकनेस पे इसको खरीदना चाहिए। ये स्टॉक एक खुले नीले आकाश में काफी बड़ी उड़ान भरने को तैयार है, और कुछ हल्की फुल्की शायद नेगेटिव न्यूज आई है इसकी, तो मेरा ऐसा मानना है उस नेगेटिव न्यूज के चलते करेक्शन पर सिप्ला को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको और दीपांशु को भी। अनिल जी, खरीदारी की राय है। सिप्ला में पैटर्न बना है जिसका नाम है असेंडिंग ट्राइंगल। पिक्चर परफेक्ट क्लोज कल के ट्रेड में देखने को मिली, तो 800 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदें। और जैसे राकेश जी ने कहा कि मान लीजिए हल्की फुल्की गिरावट दिख जाए तो उसका इस्तेमाल करें। और ऊपर 860 रुपए तक अनिल जी जाएगा तो 840 रुपए के पहले टारगेट के लिए सिप्ला को बाय करने की राय। बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे आ सकता है अगर आया तो। एक अमेरिका से इन्हें दर्द की दवा के लिए मंजूरी नहीं मिली, तो हल्का सा दर्द शेयर में आज सुबह सुबह हो सकता है, उसके बाद वापस हुई। एक्चुअली अच्छा आपने खुद ही बोल दिया कि आज हल्की सी कोई नेगेटिव खबर नहीं, तो मैं बोलने की सोचा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि आप ये बोलते कि अरे आज तो अनिल जी है ना एसआरएफ पे भी नेगेटिव खबर निकाल रहे हैं, सिप्ला पे भी निकाल रहे हैं, तो जो खबर आई मैंने कहा खबर के को पिक के साथ ही जोड़ दिया जाए। तो हल्की सी नेगेटिव खबर है, कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन इस लिहाज से आपको एक मौका नीचे में मिल सकता है एंट्री करने का। तो ये है सिप्ला पसंद कुणाल जी और राकेश जी की। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स में शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो मेरे पास यहाँ पे सेल साइड का स्टॉक है
आज का पिक ऑफ द डे के तौर पे सेल साइड का स्टॉक है और वो है SBI लाइफ। इंश्योरेंस स्पेस के अंदर कल से गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स लास्ट 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली दबाव दिखा रहे हैं। SBI लाइफ यहां से दबाव दिखा सकता है, जिसके अंदर स्टॉक में नीचे में 770 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का फॉल देखने को मिल सकता है। तो SBI के अंदर सेल का व्यू लेके काम करे, ऊपर में 810 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 770 और 750 के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है HDFC लाइफ में बिकवाली की राय। शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात, राम राम जी अनिल जी। और मेरा जो स्टॉक है वो कल रात को जो मैंने दिया था इन्फोसिस, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ सुबह, बिकॉज ऐसा कुछ चेंज खास हुआ नहीं है माहौल के अंदर। तो इन्फोसिस ने लगातार इस पूरे सीरीज के अंदर अच्छी खासी पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट में बढ़ाई है, करीब 29% बढ़ा है, और स्टॉक ने कैपिटल एप्रिसिएशन भी करीब 15% जैसा दिया है। और कल भी इसके अंदर 5% OI बढ़ी थी, 2% स्टॉक ऊपर गया था। तो ऐसे वक्त के अंदर अगर मार्केट किसी भी कारणवश थोड़ा सा कमजोर खुलता है तो ये स्टॉक लिया ही जा सकता है। मेरे जो कल रात को जो मैंने बोले थे वो 1150 की स्ट्राइक प्राइस 52 रुपये पे ली जा सकती है। 40 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रहेगा 72 रुपये का। अगर किसी कारणवश स्टॉक थोड़ा नीचे खुलता है, आप अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को और टारगेट को भी थोड़ा सा अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली नीचे कर सकते हैं जी। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। इन्फोसिस में ऑप्शन के जरिए करी खरीदारी, ये मानना है शर्मा साहब का। 1150 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 52 में 40 का स्टॉप लॉस और 72 रुपए का टारगेट। और साथ ही वीके शर्मा साहब के डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर भी चला दें जो कल देर शाम वाले शो में उन्होंने दिए हैं, बाजार आज और कल में। आइए सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से मैं किसानों को याद करके एक स्टॉक दूंगा और जय जवान जय किसान कहूंगा, और वो स्टॉक होगा एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स में बहुत अच्छी कंपनी, और मैं मानता हूं कि प्योर ट्रैक्टर कंपनी में प्ले में एस्कॉर्ट्स ही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए डिमांड ये साल भी बढ़ेगी, आने वाले साल में भी बढ़ेगी। वॉल्यूम्स इस साल में 5% बढ़ सकते हैं, अगले साल में 12% बढ़ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स जिस हिसाब से मॉनसून गया है, जिस हिसाब से खरीफ गया है, जिस हिसाब से रबी आएगा, रबी सीजन, ट्रैक्टर की बिक्री बहुत अच्छी हो सकती है। एस्कॉर्ट्स को खरीदना चाहिए। हमारा जो इसमें टारगेट है पोजिशनल तौर पे वो 1325 का। ओके, तो 1325 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स को खरीदे। यहाँ पर एक बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है सिद्धार्थ जी की तरफ से, तो नजर रखते हैं वहां पर। शर्मा जी, टेलीकॉम स्टॉक्स पर क्या राय है सर? हम देख रहे हैं कि लगातार एयरटेल में बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है और कल भी वीक ही रहा स्टॉक। हालांकि जो डेटा है वो काफी सपोर्टिव है। जुलाई के महीने में देखें तो इनके सब्सक्राइबर एडिशन भी हुए हैं, तो वहां से अच्छा पॉजिटिव मूव आया है। वोडाफोन तो अभी भी सब्सक्राइबर ब्लीड कर रहा है, पर स्टॉक वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। ब्रोकरेजेस भी काफी पॉजिटिव है। किस तरह से अप्रोच रहनी चाहिए भारती पर सर? देखिए, अगर फंडामेंटल दृष्टि से आप देखेंगे तो जो स्टॉक आपको 500 रुपये पे अच्छा लगता हो वो अब 480 450 पे तो और अच्छा लगेगा, 600 पे तो बहुत अच्छा बाय था। तो फंडामेंटली आप इसमें नकार नहीं सकते, लेकिन भाव हमारे लिए भगवान होता है। और ऐसे वक्त के अंदर जब ये देखा गया है कि आप जब लड़ाई होने वाली है तो आप नंबर 1 के साथ रहें तो बेहतर है, और उसके अंदर रिलायंस ही के साथ ही मैं रहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हमने बेनिफिट ऑफ डाउट काफ़ी दे दिया है। हो सकता है स्टॉक नीचे से बढ़ के वापस ऊपर चला जाए, लेकिन हम इसके पीछे नहीं भागेंगे। मैं समझता हूं कि रिलायंस एक बेहतरीन स्टॉक है, और उसी के साथ रहा जाए तो एक वो बेटर प्ले है टेलीकॉम के ऊपर। ओके, तो रिलायंस के साथ बेटर रहेगी। हालांकि भारती या फिर वोडाफोन, ऑल्दो भारती के लिए भी डेटा पॉजिटिव है, वोडाफोन के लिए ऑफ कोर्स अभी भी हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा वहां पर डेटा यूजर्स ब्लीड कर रहा है। कुणाल जी, आपके लिए 2 स्टॉक्स हैं, ADF फूड्स और DFM फूड्स। दोनों में ही हमने HNI एक्शन आते हुए देखा है। आशीष कचोलिया साहब ने सितंबर तिमाही में ADF फूड्स में 1.25% की हिस्सेदारी खरीदी है, और DFM फूड्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है लगभग 1% से। किस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर को देखना चाहिए ADF और DFM?
देखिए दोनों चार्ट्स बहुत मजबूत हैं दीपांशु। एडीएफ फूड की बात करें तो इसमें हमने लगातार एक तेजी देखी है और मुझे लगता है कि तेजी और ऊपर इस स्टॉक को ले जा सकती है, तो डिप्स पे बाय करने की राय है मेरी एडीएफ फूड्स में, क्योंकि रैली जो है वो वन वे रही है पिछले कुछ दिनों में। तो मेरी राय में कोई मीनिंगफुल करेक्शन स्टॉक में आता हुआ दिखे तब खरीदें, केवल क्योंकि स्टेक हाइक उन्होंने किया है तो इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी की मेरी राय नहीं है। मेरी राय है कि कोई करेक्शन आता हुआ आपको दिखे तो एडीएफ फूड को बाय करें। डीएफएम में करेक्शन आ चुका है और वो अब एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। 320 रुपए के आसपास एक बड़ा मजबूत सपोर्ट चार्ट पर है, तो मेरी राय में अगर इन दोनों में से एक को खरीदना है तो डीएफएम फूड को इन स्तरों पर खरीदा जा सकता है। ओके, डीएफएम फूड्स पर इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, हालांकि दोनों स्ट्रक्चर पॉजिटिव हैं। सिद्धार्थ जी, आपका फेवरेट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहां पर तो बुलिश रिपोर्ट्स आती ही रहती हैं। अब जेफरीज कह रहा है 12,600 का आप टारगेट रखिए, आगे जाकर और बढ़िया तेजी आ सकती है, यानी कि इन लेवल से भी लगभग 50% की तेजी जेफरीज को आते हुए दिखती है स्टॉक पर। क्या राय रखनी चाहिए? अभी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं या थोड़े डिप का इंतजार करें? देखिए, मैं मानता हूं ये लेवल्स पे भी दीपांशु आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, डिप्स पे भी बाय करें, क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन है। अभी हाल में ही जी बिजनेस में ही एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैनेजमेंट के द्वारा अनिल जी ने किया था, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू था। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से सेटअप बन रहे हैं, जिस हिसाब से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बन रहा है एलईडी टेलीविजन, कलर टेलीविजन का, साथ ही साथ जिस हिसाब से मोबाइल के जो प्रोडक्शन में ये कंपनी अपना योगदान दे रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत, बहुत बेहतरीन कंपनी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जियो के जो सेटअप बॉक्स है, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। बेहतरीन कंपनी। हम अपनी बाइंग की राय बरकरार रखते हैं। 9800 हमारा टारगेट। ओके, 9,800 रुपए के टारगेट के लिए 12,600 जेफरीज का टारगेट, बड़ा तगड़ा टारगेट आया और बहुत ही बेहतरीन। तो ये तो आज भागने वाला है ही। एक और स्टॉक आज भागने वाला है, वो है शेल्बी। जरा सुमित जी इसके चार्ट देखिए, बताइए। नतीजे दमदार रहे हैं, अभी वरिंदर बात भी करके गए थे इनके रिजल्ट्स के बारे में। ऊपर के टारगेट्स क्या रखे जाए शेल्बी के लिए? अनिल जी, ये स्टॉक वैसे भी लास्ट 5 दिनों से तेजी दिखा रहा है। स्टॉक ने रिसेंट के स्विंग हाई भी ब्रेक की है और ये स्टॉक यहाँ से तेजी दिखाने को तैयार है। 100 रुपए का हडल है साइकोलॉजिकल, वो क्रॉस होते ही 10% से 15% का ऊपर का मूव शेल्बी में देखने को मिलेगा। 110 से 115 रुपए तक का अपसाइड मूव शेल्बी में देखने को मिल सकता है और नीचे में 95 रुपए का सपोर्ट है। तो 100 का लेवल निकलते ही खरीदारी करें। 95 का स्टॉप लॉस, 110 से 115 तक के टारगेट शेल्बी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए शेल्बी पर राय। आइए विप्रो एक और स्टॉक है जिस पर राय ले ली जाए, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं और साथ ही बायबैक पर भी विचार होने वाला है। शाम को आएंगे ये रिजल्ट्स और सारे। तो रिजल्ट से पहले किरण जी जरा विप्रो के टारगेट्स दीजिए, खरीदारी की जिनकी पोजीशन है, स्टॉप लॉस कहां लगाएं और टारगेट क्या रखें? देखिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत बिल्टअप हो चुकी है और वो प्राइस में देखने को मिल रहा है। 380 385 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद, क्योंकि 380 में बहुत ही बड़ा ओआई बिल्टअप देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 370 रहेगा। अगर 370 निकल जाता है तो फिर लॉन्ग पोजीशन से एक बार के लिए बाहर निकलने की सलाह होगी। ये है आपके लिए विप्रो में राय।